सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10th के अंतर्गत जो गृह विज्ञान विषय है, इस विषय के पेपर पर हम चर्चा करेंगे। किस तरह का पेपर आपके आने वाला है, किस तरह का पेपर का पैटर्न आपके आता है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं उस चैप्टर से, या फिर वो चैप्टर तो रिपीट होगा ही होगा। तो इससे संबंधित जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने चैनल पर उस वीडियो को डाला हुआ है, तो उन वीडियो को आप देख के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। और यहाँ जो है, यहाँ भी मैं जो एक क्वेश्चन है आपकी इस पेपर के, उसका आंसर भी मैं बताऊँगी आपको, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जिससे क्या होगा कि उससे इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो उसके आंसर आप आसानी से लिख सकोगे। तो चलो चढ़ते हैं। तो ये जो पेपर है आपके 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। और साथ में ही ये 85 अंक का होता है। अंक इसके 85 और समय आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 2 घंटे आधा 2 घंटे और हाफ ओवर, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। इसी के अंदर आपको जो है क्वेश्चन करने होते हैं। तो दे भी रखा है कि टोटल 36 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 36 क्वेश्चन रहेंगे, 7 प्रिंटिंग पेज रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो ये जो आपके पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आएगा। तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आपको जो है क्वेश्चन को नहीं उतारना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है, देखिए मान लो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हो, तो आपको आंसर शीट में अपने डालना है प्रश्न नंबर फर्स्ट और इसका उत्तर। तो उत्तर मान लो अब इसके प्रवृत्त नमक से भरपूर होता है, तो आयोडीन से भरपूर होता है। तो इसका ऑप्शन ब है, तो मैं यहाँ लिखूँगी ब, क्योंकि हंसिया होगा ब। ये ब इसका ऑप्शन लिखा, पूरा इसका आयोडीन, यानी जो इसके ऑप्शन में है वो मैं इसमें लिखूंगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। फिर एक लाइन आपको खाली छोड़नी, फिर अगला प्रश्न आपको करना है, ठीक है, और फिर उसका उत्तर लिखना है। तो इस तरह से आप साफ सुथरी राइटिंग में आंसर दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो देखिए प्रवृत्त नमक किससे भरपूर होता है, तो प्रवृत्त नमक जो है वो आयोडीन से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में पकाते समय तापमान कितना होना चाहिए, तो उसमें जो 100 डिग्री से अधिक हो जाता है तापमान, जो है प्रेशर कुकर जब कोई भी खाना पकाते हैं तो उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, ये कूड़े निपटने की नवीनतम विधि है। तो कूड़े कचरे के निपटान की जो है नवीनतम विधि कौन सी, वो है भस्मीकरण। भस्मीकरण जो विधि है वो एक नवीनतम विधि है, लेकिन ये विधि थोड़ी महंगी है। और पूछा जाए ना कि कूड़े कचरे के निपटान की सबसे आधुनिक विधि कौन सी है, ये सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अगर इस तरह से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको लिखना है भस्मीकरण। क्योंकि देखो भस्मीकरण में क्या होता है कि जो कचरा है धीरे धीरे जलता रहता है और राख में परिवर्तित हो जाता है। इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता, धुआं भी नहीं होती है। लेकिन ये जो है इसमें भस्म करने के लिए ईंधन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ये थोड़ी तकनीक भी क्या है, महंगी है। तो देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। अगला है, रंगीन सूती वस्त्र पर रक्त का पुराना दाग निकालने का उपयुक्त विकल्प क्या है, तो आइए नमक का पानी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साबुन और नमक के पानी में उसको धोएंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो है वो रक्त का दाग निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है, तो उसको कंबल की आवश्यकता होती है। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। तो आपको देखो यहाँ से जो है ना, जो घर में जो सुरक्षा या दुर्घटना के जो कारण होते हैं, तो दुर्घटना घर में किस किस तरह से हो सकती है, जैसे बिजली से झटका लगना है, या फिर सीढ़ियों से गिर जाना है ना, गैस सिलेंडर का लीकेज हो जाना है, या उसका फट जाना है। तो ये कई दुर्घटनाएं होती है जो हमारे घर के अंदर होती है, या फिसल जाना है। तो ऐसे घर की दुर्घटना आपको पूछ सकते हैं, उसको बचने के उपाय। तो जैसे बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है, या फिर पूछा जा सकता है कि बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय हमें किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। तो ये सारे आपके चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्तर पर मानव मल मूत्र के निपटान की आदर्श विधि कौन सी है, तो देखो आपके वाटर क्लोजेट विधि है, सेप्टिक टैंक विधि है, गट लैटरिंग है। तो इसका आंसर आएगा सेप्टिक टैंक विधि। तो जो सामुदायिक स्तर पर होता है वो होता है सेप्टिक टैंक विधि द्वारा, उसमें मानव मल के निपटान की आदर्श विधि है। चलो अगला है, पारिवारिक आय से क्या तात्पर्य है, तो पारिवारिक जो आय है उससे तात्पर्य है कि एक परिवार में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय। तो देखो यही है कि एक परिवार, मान लो आपका परिवार है, उस परिवार में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, है ना, और वो व्यक्ति जो है अलग अलग तरह का काम धंधा कर रहे हैं, वो कमा के अपने घर में ला के दे रहे हैं, यानी कमाई घर में आ रही है। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो किसी न किसी रूप में आय अर्जित करते हैं, वही पारिवारिक आय कहलाती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक अनुशासन बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है। देखो सामाजिक परिपक्वता आती है, आत्मविश्वास आता है, संयम। तो ये सभी इसके आंसर हैं। जब लोकतांत्रिक अनुशासित यानी ये बच्चों के पालने की जो पद्धति होती है, पेरेंटिंग पद्धति,
अगर उसमें लोकतांत्रिक अनुशासन आपने अपनाया है, ये पद्धति आपने अपनाई है, तो उस बच्चे में सामाजिक परिपक्वता आएगी, वो आत्मविश्वासी रहेगा बच्चा और वो संयमित भी रहेगा। तो ये सारे ही ऑप्शन इसके अंदर इसके आंसर आएंगे। अगला है गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए कि गृह विज्ञान क्या है। तो घर से जुड़ा हुआ विज्ञान है गृह विज्ञान, जिसके अंदर हम अपने परिवार की कुशलता, हम ना वस्तु का व्यवस्थित रूप से उपयोग, ये सभी हम उसमें कुशलतापूर्वक सीखते हैं और इससे हमारी सुंदरता, व्यवस्था और आनंदमय वातावरण बना रहता है। अगला प्रश्न है सौर कुकर का एक लाभ और एक हानि बताइए। देखो उनका उल्लेख है, तो कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो एक लाभ और एक हानि, यानी छोटा क्वेश्चन पूछा तो आपको 2 ही नंबर का उसमें मिलेगा, तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, तो आप सिर्फ एक हाफ लाभ और एक हानि लिखिए। अब कैसे लिखोगे? सौर कुकर का लाभ, ठीक है, डैश डाला तो उसका लिख देना, फिर सौर कुकर की हानि। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंटों में ही आंसर देना होता है। तो देखिए सौर कुकर का लाभ क्या है कि इसमें खाना क्या होता है। देखो इसमें जब खाना पकाया जाता है तो इसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता, ये पर्यावरण सहिष्णु विधि है ना। सौर कुकर का यही लाभ है कि पर्यावरण सहिष्णु विधि है ये। और दूसरा हानि ये है कि इसमें खाना बहुत देर से पकता है और साथ में उन्हीं इलाकों में सौर कुकर काम देगा जिन इलाकों के अंदर जो है ना धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती हो। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्थ रहने के 4 आवश्यक क्रियाएं बताइए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो 4 आवश्यक क्रियाएं। आप क्या क्या क्रियाएं करोगे जिससे कि आप स्वस्थ रहोगे? तो पहली बात तो नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन खाना चाहिए, ठीक है, नियमित रूप से अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए और इसके अलावा आपको जो है भरपूर मात्रा में नींद लेनी है, तनाव से दूर रहना चाहिए। तो ये स्वस्थ रहने की कुछ क्रियाएँ हैं जो हम कर सकते हैं। अपने शरीर की जो है साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने आसपास अपना शरीर इससे संबंधित साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो मैं इसका आंसर आपको बताती जा रही हूँ ओरली। फिर संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? तो देखो संक्रामक रोग क्या होता है, तो ये भी 2 नंबर का, सिर्फ आपको परिभाषा लिखनी है कि संक्रामक रोग क्या है। तो समझते तो परिभाषा सहित तो कुछ उदाहरण भी आपको डाल देना है। जैसे कि संक्रामक रोग क्या होता है, तो देखो रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जीवन शैली रोग और एक होता है संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग की परिभाषा पूछिए, हो सकता है आपका जीवन शैली रोग पूछ ले, जीवन शैली रोग के उदाहरण पूछ ले, या फिर संक्रामक रोग के कारण पूछ ले। तो संक्रामक रोग क्या होता है कि एक से दूसरे में फैलने वाले रोगों को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। और ये संक्रामक रोग कैसे फैलता है? जब एक से दूसरे का व्यक्ति में जो फैलता है संक्रामक रोग होता है। जैसे अभी कोरोना नामक बीमारी आई तो वो भी संक्रामक थी, है ना, जो एक से दूसरे में फैल रही थी। तो वो कैसे कैसे फैली? हवा के माध्यम से फैल सकती है, छूने से फैल सकती है, हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए, कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, वो उसको संक्रामक रोग हो रहा है और उसके हम संपर्क में आ गए, प्रत्यक्ष संपर्क में आ गए। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि उसकी वस्तु का हमने इस्तेमाल कर लिया, जैसे उसकी कंघा है, उसका बर्तन है, उसके कपड़े हैं, उसके बिस्तर है ना, उसके साथ बैठ के हमने खाना खा लिया, तो हम संक्रमित या उसके इर्द गिर्द हम रह रहे हैं, है ना, तो हम संक्रमित हो जाएंगे। तभी तो जब कोरोना आया तो जो व्यक्ति था उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, ठीक है, ताकि उसके आसपास कोई रहे नहीं। और इसी प्रकार हम लोग जो है 2 गज दूरी बना के चल रहे थे। तो ये रोग है। तो इस तरह से हमारा तपेदिक होता है, ठीक है, चमड़ी संबंधी कोई भी खाज खुजली होती है। इसी तरह से हमारा जो ये होता है एनिफ्लुएंजा होते हैं, जुकाम होती है, खांसी होती है ना, कोरोना है, ये कुछ ऐसे तपेदिक है यानी टीबी की बीमारी, ये ऐसे रोग है जो कि संक्रमित रोग होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो आगे देखिए अगला प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का है। तो देखिए आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन के ये जो आंसर क्वेश्चन है उसके छोटे आंसर लिखने हैं, यानी कि आपको कम से कम 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न का हम आंसर देखते हैं कि छपाई की प्रसिद्ध तकनीकों के नाम लिखिए। तो छपाई की प्रसिद्ध तकनीक कौन सी है? देखो एक तो होती है ब्लॉक पेंटिंग। कौन सी होती है? ब्लॉक पेंटिंग। तो ब्लॉक पेंटिंग है, ये छपाई की तकनीक है, ठीक है। तो पहली सब तकनीक तो ये हो गई ब्लॉक पेंटिंग। दूसरी होती है स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई, ये प्रिंटिंग है, यहाँ पर भी प्रिंटिंग लिखा जाएगा ना, प्रिंट करना, ठीक है, प्रिंटिंग। इसके बाद आपके आएगा रोलर प्रिंटिंग। दूसरा कौन सा है? रोलर प्रिंटिंग। फिर आएगा स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो इस तरह से आपकी 4 पद्धतियाँ हो गई, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक, स्क्रीन, रोलर, स्टेंसिल। तो आपको याद रखना है क्या कि आपको याद रखना है ब्लॉक, सबके आगे पीछे प्रिंटिंग लिखेगा, ब्लॉक के बाद में स्क्रीन, ब्लॉक स्क्रीन, और फिर है रोलर, और फिर है स्टेंसिल प्रिंटिंग, ठीक है, स्टेंसिल। तो ये प्रिंटिंग के नाम है जो कि क्या है? छपाई की प्रसिद्ध तकनीक है। छपाई क्या होता है? देखो छपाई यानी छापना, यानी कि ब्लॉक में क्या होता है, कोई ब्लॉक होते हैं उसको रंग में डुबोया और कपड़े पर छाप दिया। तो इस तरह से छपाई करना यानी कि वस्त्र के ऊपर डिजाइन छापना ही छपाई तकनीक कहलाती है।
अगर पूछा जाए छपाई और रंगाई में क्या अंतर है, तो देखो रंगाई तो कपड़ा स्तर पर होता है, जब पूरा कपड़ा बनने के बाद में है ना उसको रंगा जाता है पूरे कपड़े को। छपाई जो है वो कपड़े होने के बाद में किया जाता है। तो रंगाई छपाई में प्रमुख अंतर ये है कि रंगाई तंतु सूत या कपड़े स्तर पर किया जाता है, जबकि छपाई जो है वो केवल कपड़े के स्तर पर होता है। कपड़ा बन के आ गया, अब कपड़ा बनने के बाद उसमें कोई है ना आपको डिजाइन छापनी है तो वो छपाई स्तर पर हो जाता है। फिर है वस्त्र के चिकने दाग आप कैसे हटाएंगे। जो भी वस्त्रों पर चिकने दाग हो जाते हैं आप क्या करोगे, गर्म पानी के और साबुन के घोल में उसको डुबोएंगे, गर्म पानी से धोएंगे। हमारे घर में किचन के कपड़े होते हैं जो तेल वगैरह में हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसको गर्म पानी से जो है गुनगुने पानी या गर्म पानी से साबुन से धोते हैं, जिससे उसकी चिकनाहट खत्म हो जाती है। तो ये इसका आंसर है। अगला सेप्टिक टैंक के 2 लाभ लिखिए। देखो सेप्टिक टैंक क्या होता है कि मानव मल और अन्य अपशिष्टों के निपटान के लिए जो है मानव मल के निकास की एक आदर्श प्रणाली का समाधान है। देखो सेप्टिक टैंक क्या होता है, जो मानव मल होता है हम उसकी के निपटान की क्या होती है, आदर्श प्रणाली होती है। तो ये जो सेप्टिक टैंक है वो अर्ध शहरी क्षेत्रों में होती है जहाँ पर सिविल लाइन नहीं होती, तो वो कंक्रीट का और ईंट का कुछ टैंक अपने घर में बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे गांव वगैरह होते हैं तो वहाँ पर तो सिविल लाइन होते नहीं है, कुछ ऐसे कस्बे, ऐसे घर, ऐसा इलाका जहाँ पर सिविल लाइन गवर्नमेंट की तरफ सिविल लाइन उस इलाके में नहीं होती है। सिविल लाइन होती है तो वाटर क्लोजर से जोड़कर उसको उस सिविल लाइन के जरिए उस हमारे घर का जो पानी गंदा पानी है ना मलमूत्र है वो उससे जरिए उस सिविल लाइन में चला जाता है। लेकिन जहाँ पर सिविल लाइन की व्यवस्था नहीं है, शिविरों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर घर के अंदर ही टैंक बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा जो आपके है ना शौचालय बनाया जाता है, शौचालय का टैंक भी बनाया जाता है तो सारी गंदगी उस टैंक में चली जाती है। कभी भरता है तो उसको खाली करवा दिया जाता है, तो वो इस सेप्टिक टैंक है। तो ये सेप्टिक टैंक कहाँ पर काम में आता है, देखो ये मानव मल तथा अन्य अपशिष्टों के निपटान के लिए मानव मल या मल निकासी प्रणाली का एक आदर्श समाधान है, किंतु इसके निर्माण की लागत अत्यधिक आती है ना, क्योंकि अब इसमें घर में वो टैंक बनाना होता है तो लागत ज़्यादा आएगी। इसके लिए अत्यधिक पानी की भी आवश्यकता होती है। ये एक अन्य विकल्प है सेप्टिक टैंक। तो देखो सेप्टिक टैंक इसका विकल्प है ना। इस प्रकार के टैंक अर्ध शहरी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। जो भी अर्ध शहरी क्षेत्र है जहाँ पर शहर नहीं है, गांव टाइप के इलाके, ना ही तो शहर है ना ही गांव है, ऐसे इलाका। और साथ में गांव में भी जो है घरों में जब शौचालय बनाया जाता है तो वह टैंक बनाया जाता है। जहाँ मल निकास प्रणाली उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर मल को निकास करने की कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर छोटे छोटे जैसे कुएँ टाइप के टैंक टाइप के बना दिए जाते हैं, जहाँ पर सारा मल जो है या आपके घर का गंदा पानी वगैरह जाकर इकट्ठा हो जाता है। इस विधि में मूलतः जो है कंक्रीट के टैंक या गर्त यानी कि होता है गड्ढे का निर्माण किया जाता है ना, और फिर उनको घरेलू निकासी पाइपों से इन गड्ढों को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि घर का सारा मलमूत्र है, शौचालय का सारा गंदा पानी है, घर का सारा गंदा पानी और सारा का सारा उस गर्त के अंदर, उस खड्डे के अंदर, टैंक के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाया जाता है। देखो इससे क्या होता है कि पानी इधर फैलेगा नहीं, तो स्वच्छ रहेगा है ना, और ये इसमें लागत थोड़ी आसान है। ठीक है, और ये जो है भूमि के जल को भी प्रदूषित नहीं करती। अगर पानी गंदा इधर उधर फैलेगा नालियों के जरिए तो भूमि गंदी हो जाएगी, तो सारा पानी टैंक क्या होता है पक्का होता है कंक्रीट का, तो जिससे कि उसका पानी रिश्ता भी नहीं है और वो गंदा भी इधर उधर पानी में गंदगी नहीं फैलाता, दुर्गंध से मुक्त होता है। क्योंकि ऐसे सेप्टिक टैंकों में क्या नहीं आती है, बदबू भी नहीं आती, और ऐसे खुली नालियाँ होती है उसमें बदबू आती रहती है। तो इस तरह से सेप्टिक टैंक काम करता है। आगे देखो बचत को परिभाषित कीजिए कि बचत क्या होता है। तो बचत होता है हमें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जो हम कुछ बचा के रखते हैं वो क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। फिर है प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं। तो देखो प्रबंधन के 4 चरण हैं। ठीक है, पहला है नियोजन। देखो ये तो आपके 2 नंबर का पूछा, सिर्फ आपके यहाँ पर नाम पूछा है तो आपका 2 नंबर का आ गया, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार प्रबंधन के चरणों का वर्णन भी करवा लेता है, जो 5-6 नंबर का क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा 4 नंबर का, तो उसमें वर्णन किया जाएगा है ना। तो नियोजन है, नियोजन के बाद में आप करते हो संगठन। ठीक है, संगठन किया, संगठन के बाद में आपने किया क्रियान्वय। अब मैं इनको समझा दूंगी क्या होता है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन आधा नहीं है, यहाँ पर मैंने बिंदी लगा दी है। क्रियान्वयन के बाद में होता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। तो ये इसके क्या है, इसके पॉइंट यानी पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। तो नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अब इनके बारे में एक एक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ तो 2 नंबर का पूछा, तो सिर्फ आपको क्या पूछा, सिर्फ नाम पूछे हैं कि प्रबंधन के चरणों कौन कौन से उनका नाम लिखिए, या वो कौन कौन से चरण लिखने हैं। तो आपको 4 चरण लिख देना है, इसके नाम लिखना है। ये 2 नंबर का है। लेकिन अगर ज़्यादा आ गया प्रबंधन के चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या प्रबंधन के चरणों में नियोजन के बारे में विस्तार से बताइए, या प्रबंधन के चरण में क्रियान्वयन को समझाइए, ये क्या है, तो प्रश्न तो कैसे ही बन सकता है। तो नियोजन क्या होता है, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी जो सूची बनाई जाती है, कार्य को करने की जो भी गतिविधि आप करने वाले हो काम की, उसकी सूची बनाना क्या कहलाया, नियोजन कहलाया। ठीक है, संगठन में क्या होता है, जो भी कार्यों की आपने सूची बनाई है ना, जो जो काम आपको करने हैं है ना, उसके लिए आपने सामग्री इकट्ठी की है ना, संसाधन इकट्ठे किए, और वो काम कौन कर सकता है वो आपने बांटा, वो किस में आ गया, संगठन में आ गया
है ना। फिर है क्रियान्वय। अब जिसको जो काम बांटा गया है, जो काम आपने सामग्री इकट्ठी की है, उसको आप करना शुरू कर दोगे ना, उसको वास्तविक रूप प्रदान करोगे, वो हो गया क्रियान्वय। फिर हो गया मिलना मूल्यांकन। अब कोई काम हो गया, काम होने के बाद में आपने उसका क्या किया है, मूल्यांकन किया है कि वो काम सही हुआ कि नहीं हुआ, तो वो किस में आ गया, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि कार्य को जांचा जाता है, परखा जाता है कि उसमें हमारे कार्य में कोई कमी तो नहीं रही है। तो मूल्यांकन करना हर काम में जरूरी है, जिससे क्या होगा कि आने वाले अगर दोबारा उसी काम को किया जाता है, इस तरह का कोई काम किया जाता है, तो उसमें कमियां ना रहे, उस कार्य को हम आसानी से कर पाए और कुछ कमी ना रहे। तो मूल्यांकन से हम सीखते हैं ना, भी आप घर में खाना बना रहे होते हो, तो खाना बनाने में आप क्या कर रहे होते हो, उसमें भी सब चीज़ें चलती है, देखो है ना, उसमें भी क्या रहेगी, सब चीज़ें चलेगी, चारों पॉइंट उसमें भी चलते हैं। जब कोई महिला खाना पकाने का काम करती है, तो उसमें भी ये चारों ही पॉइंट शामिल होते हैं। हर कार्य के अंदर आपके चारों पॉइंट शामिल होते हैं। देखो खाना बनाने का एक उदाहरण मैं देती हूँ। नियोजन में क्या हो गया, उस महिला को क्या खाना बनाना है ना, क्या क्या उसको करना है, पहले क्या बनाएगी फिर क्या बनाएगी, उसने क्या किया, योजना बनाई कि मान लो रात को महिला सो रही है, सुबह उसको उठ के खाना बनाना है अपने गृहस्थी के अंदर, आपको सुबह उसको क्या क्या बनाना, तो रात को दिमाग में प्लानिंग कर लेती है। तो कई महिला तो रात को सब्जी भी काट लेती है ना, छोटे मोटे वो सुधार करके रख देती है कि सुबह उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, नियोजन, कि मुझे प्लानिंग बनाई कि मुझे कौन कौन सा काम कब कब करना, मेरे पैर को मुझे क्या बनाना है, उसके बाद मुझे क्या बनाना है, ये उसने गतिविधि का क्रम बना लिया और अपने गतिविधि लिख ली कि मुझे क्या क्या उस खाने में बनाना है। फिर संगठन, अब उस खाना बनाने के लिए क्या क्या सामग्री उसको चाहिएगी, ठीक है। अगर मान लो उसको पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो पनीर की सब्ज़ी में उसको पनीर भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, उस तरह के अच्छी सब्ज़ी बनाने के लिए जो भी उसको साधन चाहिए, है ना, संसाधन चाहिए, वो सारा उसके बारे में सोचेगी, उसको इकट्ठा करेगी, ठीक है। इकट्ठा किया, अब वो सब्ज़ी भैया कौन बनाएगा, मेरे घर में सबसे स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाने वाला कौन है, वो उसको काम में दे दूँ। तो इस तरह से उसने क्या किया, उस व्यक्ति का भी चयन कर लिया, खुद बना रही तो खुद का चयन करे, भाई मैं ही बनाऊंगी, ठीक है। फिर उसने क्रियान्वय, अब वो सुबह हुई और वो सब्ज़ी बनाना उसने शुरू किया, जो काम उसने सोचा था वो उसने वास्तव में करना शुरू किया। और साथ साथ वो ये भी देख रही है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसके अंदर कोई काम में कोई कमी तो नहीं रह गई है, ठीक है। वो सब्जी बनते हुए भी चख के देखती है, कोई नमक तो कम नहीं रह गया, मिर्ची तो ज़्यादा नहीं हो गई है, उसका स्वाद कैसा है ना। तो ये उसका मूल्यांकन होता जाता है। साथ साथ में हम जांचते परखते भी हैं, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है कि मूल्यांकन जो आप करते हो, तो इसमें ये होता है कि अब ये देखेंगे कि जो मैंने सब्जी बनाई है ना भैया, वो सब्जी अच्छी बनी हुई कि नहीं बनी, लोगों ने खाई, घर वाले सदस्यों ने खाई, तो उसने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया कि हाँ भाई सब्जी अच्छी बनी है, सब्जी में नमक कम था, पनीर अच्छे से है ना सीजा नहीं था, या फिर है ना ज़्यादा झोल हो गया, ठीक है, ज़्यादा मिर्ची हो गई। तो ये सारा क्या मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो अब उसको कमियां पता चल गई अपनी, तो मूल्यांकन में जांचना होता है ना, कार्य उसका कैसा हुआ। जब उसको कमी का पता चला तो फिर आगे क्या करेगी, अब वो दोबारा कभी उस सब्जी को बनाएगी ना, तो सारी कमियों का ध्यान रखेगी। अब वो दोबारा उस कमी को उसमें नहीं आने देगी और उस कभी कमियों को दूर करते हुए वो अपना सब्जी बनाएगी। तो एक मैंने सब्जी का छोटा सा उदाहरण दिया। इस तरह कोई शादी ब्याह होता है, उसमें भी यही होता है ना, किसी बच्चे की शादी करनी होती है, तो घर वाले पहले नियोजन करते हैं, यानी प्लानिंग बनाते हैं कि हमें क्या क्या कार्य उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वो उस कार्यों की क्या करते हैं, फिर क्रम देते हैं कि हमें ये काम इस शादी में करना है, हमें दहेज भी लाना है, बारातियों का स्वागत करना है, हलवाई का काम करना है, तो हमें फिर उसको क्रम देना कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होती है। ये तो हो गया नियोजन। संगठन, अब उस शादी को करने के लिए वो सारी वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे, संसाधनों को इकट्ठा करेंगे, दहेज भी लेके आएंगे, गहना भी बनवाएंगे, कपड़े भी खरीदेंगे, वो हो गया संगठन में हो गया, यानी क्या क्या उसको वस्तुओं की आवश्यकता होगी, वो सारा संगठन में हो गया। अब क्रियान्वयन, इस काम को करेगा कौन, भाई किसी को अच्छी बार्गेनिंग आती है तो या कपड़े की अच्छी पहचान है तो कपड़ा खरीदने जाएगा, कोई है ना मतलब बाहर का दहेज वगैरह खरीद सकता है, तो उसको अच्छी तरीके से दहेज की जानकारी तो वो खरीद के लाएगा, है ना। हलवाई जो अच्छे से कर सकता है सामान राशन का खरीदने की अच्छी जानकारी तो वो करेगा। किसी को कपड़े सिलना अच्छा था तो घर में कपड़े वगैरह सिलेगा। तो ये क्या हो गया, क्रियान्वय हो गया, जिसको जो काम दिया है उस काम को करना शुरू कर देगा। और फिर हो गया मूल्यांकन। साथ साथ मूल्यांकन तो सभी में चलता जाएगा, ये कोई कमी तो नहीं रही है। फिर आ गया मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में देखेगा भैया हमारी जो शादी सब निपट गई, इसके बाद में क्या कमी रह गई, कौन रूठा है, कौन अच्छा है, कौन किसके यहाँ हमने कार्ड नहीं दिया, किसको हम बुलाना भूल गए, है ना, किसके यहाँ से हमारा है ना हमें जो है ये हमारी गलतियाँ बताई कि भैया आपने तो हमें बुलाया ही नहीं। तो इस तरह के वो मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो हलवाई बुलाया था, हमने जो खाना बनाया था, वो बारातियों ने उसकी सराहना की नहीं, वो अच्छा बना कि नहीं बनाई, मिठाई में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ये सारा क्या होता है, मूल्यांकन। तो करने के बाद पता चला, फिर आगे जब कभी वो इस तरह का कार्य करेंगे तो उसमें उस कमियों को सुधारते हुए करेंगे, ठीक है। तो ये सारा किस में आता है, ये आपके जो है ये प्रबंधन के चरण है। तो मैंने इसको विस्तार से समझा दिया, कई बार विस्तार से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अगला है वृद्धि को परिभाषित कीजिए। वृद्धि क्या होती है, देखो ये मानव विकास की होती है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि क्या है, यानी कि जो मानव के अंदर, बच्चों के अंदर, जो मानव के अंदर जो ना
बढ़ोतरी होती है वही वृद्धि है, जिसके अंदर व्यक्ति का जो बच्चे का जो है वजन बढ़ना, उसकी लंबाई बढ़ना, ठीक है, उसकी चौड़ाई बढ़ना, उसकी ये सारी किस्म आती है वृद्धि के अंतर्गत आती है। जो शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी बच्चे में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसकी वृद्धि के अंदर शामिल होता है, जिसमें उसका वजन, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, यानी उसका मोटाई जो क्या कितनी बड़ी, छोटा बच्चा छोटा सा होता है, थोड़ी देर में देखे वो बड़ा हो गया, उसका वो पहले वाले कपड़े ही नहीं आ रहे, तो वो क्या हो गया, उसका साइज़ बढ़ गई। तो ये सारा किस्म आएगा शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक परिवर्तन वृद्धि को संकेत करती है। फिर है क्रोध को नियंत्रित करने के 2 तरीके लिखे। भैया आपको गुस्सा आ गया, तो अब गुस्से को आप नियंत्रित कैसे करोगे? तो गुस्से को नियंत्रित करने के तरीके क्या क्या है? देखिए, गुस्से को हम कर सकते हैं, पानी पी लीजिए, उल्टी गिनती बोल लीजिए, उस स्थान को छोड़ के चले जाइए जहाँ जिस परिस्थिति की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, उस परिस्थिति से थोड़ा दूर चले जाइए आप, है ना, यानी कि उस स्थान को छोड़ दीजिए। कई बार होता है ना, घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, मैं गुस्सा आता है तो हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं, तो वो भी गुस्से को नियंत्रित करने का उपाय है ना। आप उल्टी दस्तक की गिनती बोलिए, पानी पी लीजिए जाके, है ना, तो वो भी गुस्से को नियंत्रित करने का क्या है, उपाय है। फिर है, अगर श्रम की गरिमा को परिभाषित कीजिए कि श्रम की गरिमा क्या है। देखो, ये भी 2 नंबर का है और बहुत आसान है। श्रम की गरिमा क्या होती है? देखो, श्रम की गरिमा क्या है कि श्रम की गरिमा से तात्पर्य यह है कि सभी कार्यों को समान रूप से आदर दिया जाना, है ना। कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी व्यवसाय दूसरे से उत्कृष्ट नहीं। ऐसा नहीं कि कोई व्यवसाय किसी और से बड़ा है, यानी जितने भी काम हैं हमारी दुनिया में, है ना, उसको हम क्या करें, उसको हम आदर दें, उसको हम सम्मान दें, वही श्रम की गरिमा कहलाता है। सभी जो है काम को आदर सम्मान देना वही श्रम की गरिमा। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 21 है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नैतिकता का जीवन में क्या महत्व है? देखो, नैतिकता क्या होती है, यानी अच्छे कार्य, ठीक है। तो ये नैतिकता क्या है? तो नैतिकता जो हमारे जीवन में, इसका महत्व क्या है? अगर नैतिकता नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, है ना। हमारे जीवन को अच्छे से चलाने के लिए, जीवन में अनुशासन बनाए रखने के लिए, आपस में प्रेम भावना विकसित करने के लिए, लोगों में एक दूसरे का सहयोग बनाए रखने के लिए नैतिकता जरूरी होती है। जैसे नैतिकता में ईमानदारी है, इसके अलावा सच्चाई है, एक दूसरे का सहयोग करना है, दया भावना रखना, ये सभी नैतिकता के गुण हैं। तो ये हमारे जीवन में होना जरूरी है, ताकि हमारे जीवन को हम अच्छे से जीवन यापन कर सके, लोगों में आपस में प्रेम भावना बनी रहे, ठीक है। हमारे जीवन को कठिनाई ना हो, अराजकता ना हो, अव्यवस्था ना हो। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए जीवन में नैतिकता बहुत जरूरी है। फिर अगला है, लेबल का क्या महत्व है। देखो, लेबल क्या होता है, जब भी कोई हम वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ लेबल लेबल लगे हुए होते हैं, जिसमें आप वस्तु की मात्रा कितनी है, वो, है ना, वस्तु का क्या नाम है, उसका वजन कितना है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, ठीक है, उसमें क्या क्या जो भी वस्तु का निर्माण है किन किन चीज़ों से मिलके हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या तत्व आपको प्राप्त हो गए, कितने दिनों तक उसको आपको इस्तेमाल करना है, वो सारा लेबल है। उस कंपनी का नाम, तो ये लेबल है। तो जब लेबल को हम पढ़ते हैं तो उसका महत्व ये है कि हम उस वस्तु की अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, है ना, और साथ में हम जो है उस वस्तु को खरीदते हुए हम कुछ जो उसकी हमें जानकारी मिल जाएगी अच्छे से, उस लेबल को पढ़ के। उसकी पैकेजिंग अच्छे से होगी तो टूट फूट नहीं होगी, क्योंकि लेबल में पैकेजिंग भी आती है, अच्छे से पैक किया हो। तो मान लो कांच की कोई वस्तु है तो उसको अच्छे से पैक करते हैं, थर्माकोल में पैक करते हैं, ठीक है। आपका बिस्किट वगैरह तो उसको प्लास्टिक की जो आपके प्लास्टिक है उसका कवर होता है ना, बिस्किट की पैकिंग प्लास्टिक के कवर में होती है, ताकि वो क्या ना हो, वो सीमे नहीं, वातावरण को उस पर प्रभाव ना पड़े। तो लेबल से यही महत्व होता है कि वस्तु को अच्छे से खरीद पाते हैं, और साथ में हमें वस्तु की संपूर्ण जानकारी हमें उस लेबल पर जो लिखी हुई होती है, सभी चीज़ें वस्तु के बारे में जो जानकारी लिखी होती है वो हमें पता चल जाती है। फिर उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता शिक्षा क्या है? देखो, उपभोक्ता शिक्षा क्या होती है? देखो, उपभोक्ता शिक्षा में क्या होता है कि उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु को खरीदता है, वो क्या कहला उपभोक्ता। यानी मान लो हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, हम बाजार में जा रहे हैं, बाजार से हम कपड़ा खरीद के ला रहे हैं, बाजार से हम सब्जी खरीद के ला रहे हैं, तो हम क्या है? उपभोक्ता है, हम ग्राहक है। तो उपभोक्ता शिक्षा से क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इन बात की जानकारी दी जाती है कि क्या, कब, कैसे और कहाँ से खरीदारी करनी है और उसका भुगतान कैसे करना है, ठीक है। इस संबंध में जो भी जानकारी दी जाती है वो किसमें दी जाती है? उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत, कि आप कहाँ से खरीदो, कितना खरीदो, है ना, कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में आपको खरीदनी चाहिए, आपको कब खरीदारी करनी चाहिए, आपको कैसे खरीदारी करनी चाहिए, है ना, और आपको उसका भुगतान किस तरह से करना चाहिए। आप जब भुगतान करते हो तो आपको पक्का बिल भी लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई जाती है, वो किस में आती है? उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत आती है। देखो, अब ये प्रश्न कितने नंबर का है? ये जो प्रश्न है आपका 2 नंबर का। लेकिन आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है ना वो आपके कितने नंबर के? अब 3-3 नंबर के आ गए भाई। तो ये तो आपके 2 नंबर का था, लेकिन अब ये 3 नंबर का हो जाएगा। तो उपभोक्ता शिक्षा के बारे में देख लिया। अब आप घर के सेब का जैम कैसे बनाएंगे? कितने नंबर का? 3 नंबर का। सेब का जैम बनाने की प्रक्रिया को हमें देखना
तो देखो, घर पे जब हम सेब का जैम बनाते हैं, एप्पल का जब हम जैम बनाते हैं तो क्या करेंगे, हम 1 किलो एप्पल लेंगे और उसमें 750 ग्राम हम क्या लेंगे, चीनी लेंगे। तो 1 किलो एप्पल और 750 ग्राम चीनी लेंगे और सिट्रिक एसिड यानी 1 छोटा चम्मच हम सिट्रिक एसिड लेंगे और पानी हम 150 मिलीलीटर लेंगे। तो इस तरह हम पानी लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखो इन सभी सामग्री को हम ले लेंगे। फिर उन सामग्री को हम अच्छी तरह से, सेब को अच्छी तरह से धो लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से धोएंगे सामग्री, है ना, सेब को। और धोने के बाद हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। इसको एप्पल को, जो भी हमारा सेम है, जितने भी सेम की हम बना रहे हैं, 1 किलो सेम हम लेंगे तो उसको उन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते समय बीज है, कुछ सख्त भाग है, उसको हम निकाल देंगे। और लेकिन किंतु सेब का छिलका नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि छिलके में बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है। फिर उसको हम पानी में पकाएंगे, है ना। सेब के छिलके, जो भी सेब है बारीक बारीक काटा है, उसको हम पानी में पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि उसके टुकड़े सारे नरम ना हो जाए, है ना। अब अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हो तो आपको 1 सीटी तक उसको पका लेना है। जब अब क्या करेंगे, सेब के गूदे को छलनी से सावधानीपूर्वक छान लेंगे। अब वो पूरा पक जाएगा, फिर हम उसको, वो थोड़ा घोल बन जाएगा तो हम उसको छलनी से छानेंगे और इसे लगातार हिलाते हुए इसमें शक्कर और सिट्रिक एसिड मिलाएंगे। अब उस घोल को हम वापस पकाएंगे, उसको पकाएंगे नहीं, अभी उसको हिलाते हुए उसमें क्या डालेंगे, हम उसको शक्कर डालेंगे और सिट्रिक एसिड जो बाजार में मिलता है वो हम थोड़ा सा उसमें डालेंगे। अब हम मिश्रण को तब तक पकाएंगे जब तक कि प्लेट से चिपक न जाए। अब हमने शक्कर मिला दी, थोड़ा सिट्रिक एसिड मिलाया उस घोल में, सेब का घोल बनाने के बाद, और उसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए वो मिश्रण और वो प्लेट के चिपक ना जाए। ठीक है। गरम जेब को चौड़े मुंह की कीटाणु रहित बोतल में डालकर रखेंगे और ठंडा होने देंगे। तो अब वो उसको प्लेट पर अगर वो चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब आपका जो सेब का जो जैम है वो तैयार हो चुका है। फिर उसको क्या करेंगे, हम जो गरम जेब को जो है, जो कुछ चौड़े मुंह वाला कीटाणु रहित साफ सुथरा को डब्बा होगा, है ना, बोतल होगी, उसमें हम डाल के रखेंगे और इसे ठंडे स्थान पर संभाल कर रख देंगे। तो इस तरह से हम जो है सेब का जैम हम बना सकते हैं। अगला है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। देखो, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, तो ये भी 3 नंबर का है, तो बड़ा क्वेश्चन है, यानी आंसर इसका बड़ा है तो आपको नंबर भी थोड़े 3 नंबर मिल रहे हैं। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं वो हमें बताना कि जल को हम प्रदूषित होने से कैसे रोक सकते हैं। तो पहला तो यही है, क्या उपाय करेंगे कि पहला तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अब उत्तर कैसे लिखना है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्न हैं। कैसे, पहला पॉइंट आप डालोगे, दूसरा डालोगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा कि मवेशियों को पानी में नहीं नहलाना चाहिए। ठीक है। उद्योग धंधों का गंदा पानी जलाशय, नदियों, तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। नदी, तालाबों, जलाशय में हमें साबुन से नहीं नहाना चाहिए, उसके आसपास में हमें कपड़ा नहीं धोना चाहिए। फिर अगला लिखोगे, जलाशय है, नदी, तालाब, उनके आसपास में हमें शौच नहीं करना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि धर्म और आस्था के नाम पर जलाशयों के अंदर नदी है, तालाब में, उसमें अस्थि विसर्जन है ना, मूर्ति विसर्जन है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो जल प्रदूषण के रोकने ये कुछ उपाय है जो हम कर सकते हैं। तो ये आप सारे इसमें लिखोगे। अगला प्रश्न है, कपास के तंतु की क्या विशेषता होती है, लिखिए। देखो, कपास क्या होता है, सूती वस्त्र जो हम पहनते हैं ना, कॉटन के कपड़े, वो कपास से बनते हैं, नहीं रुई से बनते हैं। तो उसकी क्या विशेषता होती है। देखो, तो पहली विशेषता तो ये है, तो आप लिखोगे कपास के तंतु की निम्न विशेषताएं है। आंसर ऐसे दोगे। पहली विशेषता क्या है कि कपास का जो तंतु होता है वो हमेशा ठंडा होता है, अवशोषित ठंडा होता है, यानी वो शीतलता प्रदान करता है। तो हमें गर्मी के अंदर कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, क्योंकि वो हमें शीतलता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि कपास का जो तंतु होता है वो अवशोषक होता है, यानी कि पानी को सोखने वाला होता है। तो इस तरह से आप इसकी विशेषता लिख सकते हो। साथ अवशोषक होगा, है ना। कपास का तंतु है जो गर्मी के मौसम में उनसे बने हुए वस्त्रों को पहना जाता है। ठीक है। अगर तंतु की हम बात करें तो वो थोड़ा जो है मजबूत भी होता है। जब कपास का तंतु बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, तो वो अच्छा लगता है और मजबूत भी होता है। फिर मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधनों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 3 नंबर का है भैया, मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों का वर्णन करना है, उदाहरण भी बताना है। तो पहले तो हमें मानवीय और गैर मानवीय संसाधन क्या होता है उनके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए, मैं बताती हूँ मानवीय संसाधन क्या होता है, गैर मानवीय संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, जो हमारे कार्य को आसान बनाते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। मान लो अब यह पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पढ़ाई मोबाइल से कर रहे हो, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, तो ये आपके लिए क्या हो गया, संसाधन। पढ़ाई करने के लिए आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास किताबें भी, आपके पास पेन पेंसिल, आपके रूल रबर सब कुछ है, कॉपी है, वो आपकी क्या हो गया, संसाधन, जो आपकी पढ़ाई करने का काम को आसान बना रहे हैं। तो आपके कार्य को आसान बनाने वाले चीज़ें क्या हो गई, संसाधन हो गया। आप जहाँ स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हो वो भी आपके लिए संसाधन है। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी आपके लिए क्या है, संसाधन है। वो आपके काम को, आपको लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। ठीक है।
अब यहाँ पूछा गया कि मानव संसाधन और गैर मानवीय संसाधन में अंतर बताइए। देखो मानव संसाधन, मानव का मतलब मनुष्य, वो संसाधन जो मनुष्य के स्वयं के संसाधन हैं जिसको बांट नहीं सकता, है ना। और गैर मानव संसाधन वो है जो एक से दूसरे में बांटे जा सकते हैं। देखो मानव संसाधन क्या है, तो मानव संसाधन मनुष्य के स्वयं के साधन होते हैं जो एक से दूसरे में बांटे नहीं जा सकते। तो हम लिख सकते हैं वैसे वो साधन जो मानव के, मनुष्य के स्वयं के संसाधन होते हैं वो एक से दूसरे में बांट नहीं सकता। जैसे कि ज्ञान है, कौशल है, ऊर्जा है, ठीक है, वो एक से दूसरे में बांटी नहीं जा सकती। हुनर है, मान लो मेरे में जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं आपको बांट सकती हूँ क्या? भैया नहीं बांट सकती हूँ। आपके मैडम मेरे में तो थोड़ा सा ज्ञान है, आप थोड़ा ज्ञान अपना मुझे दे दीजिए, तो मेरे में जो ज्ञान मैं आपको सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन वो ज्ञान जो है मैं आप में बांट नहीं सकती। इसी प्रकार मेरी ऊर्जा है, हो सकता है आप थोड़ा सा काम करके थक जाते हो या मैं थोड़ा काम करके थक जाती हूँ, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हो। तो मैं तो जल्दी थक गई, मेरी ऊर्जा कम हो गई, तो मैं तो ये तो नहीं कि भैया तेरे में ज़्यादा ऊर्जा है तो मुझे तो दे दे वो ऊर्जा, नहीं। तो ऊर्जा भी एक दूसरे में बांटी नहीं जा सकती। इसी प्रकार कोई हुनर है किसी व्यक्ति में, वो एक दूसरे में बांटा नहीं जा सकता। तो ये हो गया मानवीय संसाधन। गैर मानवीय संसाधन जो एक से दूसरे में बांटे जाते हैं। तो गैर मानवीय में क्या आ गया, ऐसे साधन जो दूसरे से एक से दूसरे में बांटे जा सकते हैं, जैसे कि धन है, पार्क है, कोई स्थान है, कोई भूमि है ना, अन्य कोई वस्तु जो भौतिक वस्तु होती है वो हम बांट सकते हैं। मान लो मेरे पास धन है या आपके पास धन है, आपका कोई दोस्त आके कहता है यार मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरा ये काम अटक रहा है, तो आपके पास धन को आप एक से दूसरे में बांट सकते हो, आप उसको उधार दे सकते हो। आपके पास स्केल है, पेंसिल है, आप पेपर देने जा रहे हो, कोई साथी के पास वो स्केल पेंसिल नहीं है, तो उसने आपसे मांगी तो आपने उसको दे दिया ना, तो ये क्या होगा, गैर मानव संसाधन जो एक से दूसरे में बांटे जा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पार्क है, अस्पताल है, जहाँ हम सभी उसका उपयोग करते हैं, तो वो हो गए गैर मानव संसाधन। तो अब मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया है, ठीक है। अगला है घर में अनुशासन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भाई घर में अनुशासन बनाए रखना है क्या महत्व है? तो देखिए घर में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम घर में अनुशासन बना के नहीं चलेंगे, अगला प्रश्न है कि अनुशासन का घर में क्या महत्व है, या अनुशासन को महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो अनुशासन का क्या महत्व है? जब हम अनुशासन रहते हैं तो हमारे घर में अराजकता नहीं रहती है, ठीक है, आपस में भाईचारा रहता है, साथ में ही हम कानूनी व्यवस्था का पालन करते हैं, और हमारी जो घर की व्यवस्था है वो अच्छी बनी रहती है, ठीक है। सभी कार्य नियमित रूप से हो जाते हैं, आपस में लोगों में अच्छा व्यवहार बना रहता है अनुशासन रहने से, ठीक है, शांति बनी रहती है। अगला है भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। भोजन हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है? देखो भोजन क्या करता है, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब आपको बता रहे हैं कि ऊतकों का निर्माण कैसे करता है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की टूट फूट हो जाती है, कुछ क्षति होती है, वो उसको सुधारता है। अगला है भोजन क्या करता है, हमारी भूख को शांत करता है। जब हमें तेज भूख लगती है तो हम भोजन खाते हैं तो उस समय भूख शांत हो जाती है। भोजन जो है हमारे शरीर में जो है हमारे शरीर का वृद्धि करता है। भोजन से हमें अनेक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। भोजन हमारे सामाजिक कार्य के लिए जरूरी है, यानी कि हमारे आपस में प्रेम भावना सद्भावना बनाई रहती है। देखो भोजन जो है एक विशेष कार्यक्रम का हिस्सा भी होती है, एक समाज का हिस्सा होता है। जब अब कहीं पर भोजन हमें प्राप्त होता है तो आपस में हमारी प्रेम भावना बढ़ती है, सामाजिक सहयोग बढ़ता है। और इसके अलावा भोजन क्या करता है, भोजन जो है मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, ठीक है। सामाजिक जो मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, यानी एक बच्चा है माँ का दूध पीता है तो उसको अपनी माँ के प्रति विशेष लगाव हो जाता है, तो वो मनोवैज्ञानिक कारण का भी एक मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है कि उससे उसका विश्वास हो जाता है। जो बच्चे को दूध पिलाता है या खाना खिलाता है वो उससे उसका लगाव हो जाता है, उससे उसको अपनी सुरक्षा वो महसूस करता है, अपनत्व की भावना विकसित होती है। तो इस तरह से भोजन हमारे लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षिप्त में समझाइए। आहार नियोजन मतलब कि भोजन की योजना बनाना। आप जब भी खाना बनाने की योजना बना रहे होते हो अपने घर में, तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं आहार की योजना को। देखो अभी 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पॉइंटों में इसका आंसर देना है। तो पहला कारण तो ये हो सकता है, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला कारण क्या है, कारक है। एक तो हो गया व्यक्ति की आयु, कि वो व्यक्ति कितनी आयु का है, मतलब मान लो घर में बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के हिसाब से खाना बनाओगे, है ना। इसके अलावा घर में आपके जो है बच्चा है तो बच्चा क्या खाता है, खिचड़ी खाता है, दूध पीता है, तो उसके हिसाब से आप उसको भोजन की व्यवस्था करोगे। घर में गर्भवती महिला है तो उसको उस हिसाब से पौष्टिक आहार चाहिए।